हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्लास 11th की जो आपकी बायोलॉजी की बुक है, उस बुक से चैप्टर नंबर 7 स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। प्रीवियस वीडियो तक हमने जो चैप्टर नंबर 10 जो कंप्लीट कर लिया था लाइन बाय लाइन। अगर आपको उस चैप्टर से कोई वीडियो देखनी है उस चैप्टर से रिलेटेड तो आप मेरे चैनल में जाकर देख सकते हैं, फिर वही चैप्टर से रिलेटेड देखनी है तो आप देख सकते हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 7 चैप्टर स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। तो एक बार जो है देख लेते हैं, ग्लिम्स देख लेते हैं इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे। एक बार शॉर्ट ग्लिम्स देख लेते हैं क्या पढ़ेंगे इसमें। सबसे पहले हम जो है जानेंगे एनिमल स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स में हम जानेंगे टिश्यूज़ के बारे में, जानेंगे एनिमल टिश्यूज़ के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले देखेंगे टिश्यू क्या होते हैं, उसके बाद टिश्यू एनिमल टिश्यूज़ में जो है कितने टाइप्स के होते हैं टिश्यूज़। एपिथेलियल होता है, कनेक्टिव होता है, मस्कुलर और न्यूरल, ये 4 टाइप्स के होते हैं मेनली क्या यही होते हैं, एपिथेलियल, कनेक्टिव एंड मस्कुलर एंड न्यूरल। उसके बाद हम जो है इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कि एपिथेलियल क्या होते हैं, उसमें फर्दर क्लासिफिकेशंस होते हैं, सिंपल क्यूबॉइडल, ये सारी चीज़ें जो है आगे जो है क्लासिफिकेशन होती है आपकी, सिलिएटेड, कोलिमिनार, ये सारी जो है आगे जो है इनके फर्दर डिविजन्स होती हैं, ये पढ़ेंगे। उसके बाद हम जो है उसके बाद हम पढ़ेंगे इसके बाद हम पढ़ेंगे जो एपिथेलियल टिश्यू हो गया, उसमें हम जो है आगे डिविजन्स पढ़ेंगे जो सब डिवाइडेड है। उसके बाद हम कुछ जंक्शंस पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम कनेक्टिव टिश्यू पढ़ेंगे और उसमें भी आगे टाइप्स देखेंगे। उसमें क्या होता है, एडिपोज टिश्यू होता है, लूज कनेक्टिव टिश्यू होता है, फिर उसमें एरियोलर, एडिपोज, डेंस में रेगुलर इरेगुलर होता है, टेंडन और लिगामेंट आते हैं, बोन, कार्टिलेज, इनके बारे में सबके बारे में पढ़ेंगे। ब्लड के बारे में, मतलब ब्लड के बारे में डिटेल में इसमें नहीं पढ़ना है, बस एक नाम हमें जानना है कि यहाँ पे ब्लड होता है, उसमें WBC, RBC ये सब होते हैं। ये सारी चीज़ें हम इसके बारे में पढ़ेंगे चैप्टर में। मस्कुलर टिश्यूज़ पढ़ेंगे, फिर उसमें जो है स्केलेटल, स्मूथ, कार्डियक, जो है सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। तो ये जो है उसके बाद लास्ट में न्यूरल टिश्यू। ये जो न्यूरल टिश्यू है ये आपकी इसके न्यूरल टिश्यू के बारे में, न्यूरॉन्स के बारे में आगे जो है इसके बारे में अच्छी तरह से पूरा चैप्टर ही दिया हुआ है, इसके बारे में आगे डिटेल में पढ़ना है, बट अब यहाँ पे थोड़ा सा दिया हुआ है इस टिश्यू के बारे में। सो आई आपको क्लियर हुआ होगा कि हमें इस चैप्टर में क्या पढ़ना है। उसके बाद आपको पढ़ना है इन एनिमल टिश्यूज़ में पढ़ना है, सब साइड जो मैंने क्लासिफिकेशन पर डेफिनेशन जो है मैंने आपको बताया क्या होते हैं टिश्यूज़, उसकी फर्दर क्लासिफिकेशन क्या होती हैं और उनकी भी फर्दर क्लासिफिकेशन क्या होती है। उसके बाद हमें पढ़ना है कॉकरोच। इसमें जो है नीट में जो है अर्थवर्म और फ्रॉग से जो क्वेश्चन नहीं आता है, जो है पोर्शन हट चुका है नीट से, तो हमें ये जो है नहीं पढ़ना है। हमें सिर्फ क्या पढ़ना है, अपना कॉकरोच पढ़ना है, हमें सिर्फ क्या पढ़ना है, कॉकरोच पढ़ना है बस। तो चलिए जो है इसके मैंने आपको ग्लिम्स दे दिया है चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बार एनसीईआरटी की यहाँ पे रीडिंग करते हैं, फिर उसके बाद हम जानेंगे टिश्यूज़ क्या होते हैं। एनसीईआरटी की रीडिंग के बाद देखते हैं इसके बारे में। In the preceding chapters, you came across a large variety of organisms, both unicellular, multicellular. हमने प्रीवियस चैप्टर में चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4 इनमें जो अच्छी तरह से पढ़ा यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के बारे में, ये सारी चीज़ें पढ़ी, कई सारी वैराइटीज़, डाइवर्सिटीज़ देखी अपने आसपास क्या होती है। एनिमल किंगडम पढ़ा हमने, प्लांट किंगडम पढ़ा, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में पढ़ा, मोनारा, प्रोटिस्टा किंगडम, फंजे, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी अच्छी तरह से। ऑफ द एनिमल किंगडम के बारे में, एनिमल किंगडम तो ये सारी चीज़ें पढ़ी हमने, साथ में हमने प्लांट किंगडम में वैराइटीज़ पढ़ी, मल्टीसेलुलर, यूनिसेलुलर, सारी चीज़ें पढ़ी हमने। इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ऑल द फंक्शन लाइक डाइजेशन, रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन आर परफॉर्म्ड बाय सिंगल सेल से ही जो है हो जाते हैं हर एक जो है सारी चीज़ें, डाइजेशन हो गया, रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन, ये सारी चीज़ें। अब कॉम्प्लेक्स बॉडी की बात करें, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स ऑफ मल्टीसेलुलर एनिमल्स, the same basic functions are carried out by different group of cells in a well organized manner। अब अगर हम कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म पे जाए, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें, तो उसमें क्या होता है कि ये सारे जो बेसिक फंक्शन, डाइजेशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया, और भी काफ़ी सारे जो प्रोसेसेस है, सर्कुलेशन हो गया, एक्सक्रीशन हो गया, सारी चीज़ें जो है हमारे जो है कुछ जो है ऑर्गेनाइज जो है मैनर में जो कुछ ग्रुप ऑफ सेल्स जो है करते हैं। काफ़ी सारे जो सेल मिलकर आपस में जो है काम करते हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स। और इन ग्रुप ऑफ सेल्स को ही हम क्या कहते हैं, टिश्यूज़ कहते हैं। क्या कहते हैं इनको, हम डेफिनेशन प्रॉपर पढ़ेंगे, बट एक बार जान लीजिए थोड़ा सा। जो इन ग्रुप ऑफ सेल्स से ही, बाय डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल्स इन वेल ऑर्गेनाइज्ड मैनर, आपस में जो है सारे मिलकर जो है काम करते हैं। ग्रुप ऑफ सेल्स को हम क्या कहेंगे, जो है टिश्यू कहेंगे। जो अच्छी तरह से स्टैंडर्ड डेफिनेशन पढ़ेंगे इसके बारे में भी। द बॉडी ऑफ अ सिंपल डिफ्यूजन लाइक हाइड्रा, जैसे हाइड्रा हो गया, मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स, अलग अलग टाइप के सेल्स बना होता है, जिसमें सिंपल ऑर्गेनिज्म होता है ये। एंड नंबर ऑफ सेल्स इन ईच टाइप कैन बी इन थाउजेंड्स, और इसमें सेल्स जो है थाउजेंड्स में भी हो सकते हैं। ह्यूमन बॉडी की बात करें, कंपोज ऑफ बिलियंस ऑफ सेल्स, कितने बिलियंस ऑफ सेल्स टू परफॉर्म वेरियस फंक्शन। ह्यूमन बॉडी की बात करें तो हम ह्यूमन बींग्स की, उसमें कितने होते हैं, बिलियंस ऑफ सेल्स जो है पाए जाते हैं। देख लीजिए, बिलियंस ऑफ सेल्स पाए जाते हैं। और हमने ये पढ़ लिया सेल के बारे में, पहले हम पढ़ा क्या होता है सेल के बारे में डिटेल में, हमने चैप्टर पूरा पढ़ा। अगर आपको देखनी है तो आप वीडियोज तो मेरे चैनल में जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है। फिर उसके बाद हमने जो है पढ़ा सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। अब हमने पहले देख तो लिया मैं जो है सेल होता क्या है। अब हमने फिर सेल साइकिल सेल डिवीजन में देखा कि सेल कैसे डिवाइड करता है। एक सेल से हमारे पास जो है बिलियंस ऑफ सेल्स जो है कैसे बन जाते हैं, वो हमने देखा। अब इसमें ये जो सेल जो है बन गए, अब कैसे ये काम करेंगे आपस में मिलकर, अब इस चैप्टर में ये पढ़ेंगे।
तो सारे चैप्टर्स जो आपस में कोऑर्डिनेटेड भी हैं। तो ह्यूमन बॉडी इसमें कितना कंपोज ऑफ बिलियंस ऑफ सेल्स जो है इसमें होते हैं। हाउ डू दीज सेल्स इन द बॉडी वर्क टुगेदर। अब ये जो बॉडी में जो है काम जो कैसे करते हैं सारे सेल्स, इसके बारे में जो है आगे देखेंगे। ये तो हमने पढ़ दिया कैसे, मतलब कौन कौन से फंक्शंस करते हैं, कैसे करते हैं, ये सब हमने पढ़ लिया। बस इसके बारे में क्लासिफिकेशन देखेंगे, आगे टिश्यूज़ के बारे में पढ़ेंगे। इन मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म की बात करें, डेफिनेशन है ये टिश्यू की, अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स अलोंग विद द इंटरसेलुलर सब्सटेंस परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। इंटरसेलुलर सब्सटेंस को हम क्या कह सकते हैं, इसको हम कहते हैं मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। जो हम क्या मैट्रिक्स जो है काफ़ी जगह यूज़ होगा। इसका मतलब क्या हो गया, इंटरसेलुलर सब्सटेंस, इसका मतलब क्या हो गया। अब क्या होता है, ग्रुप ऑफ सिमिलर, कुछ जो है ग्रुप मिलके, सिमिलर सेल्स के जो है ग्रुप मिलके, कुछ सेम ऐसे जो है सेल्स मिलके ऐसे ग्रुप, ये ग्रुप हो गया सेल्स का, ऐसे जो है मिलके। अब मैंने यहाँ पे थोड़ा थोड़ा देखिए बीच में जो स्पेस छोड़ा हुआ हर एक सेल के बीच में थोड़ा थोड़ा, इसमें यहाँ पे जो है नहीं रहा बट यहाँ पे भी होगा, तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा ऐसे जो ये हो गया बीच में थोड़ा थोड़ा हर एक सेल के ग्रुप ऑफ सेल्स के बीच में, हर एक सेल के बीच में क्या होता है, यहाँ पे क्या होगा, एक स्पेस होगा। इसे ही हम क्या कहेंगे, इंटरसेलुलर सब्सटेंस। इसे अब क्या कहेंगे, इंटरसेलुलर सब्सटेंस, बीच में इनके जो है स्पेस होगा, इसे इंटरसेलुलर सब्सटेंस कहेंगे, ये रहा। या फिर हम इसे क्या कहेंगे, या फिर हम इसे मैट्रिक्स कहेंगे, एम लिख देता हूँ, या फिर हम इसे ही क्या कहेंगे, मैट्रिक्स कहेंगे। बीच में इनके जो है थोड़ा बहुत स्पेस होता है, लिक्विड टाइप। अब क्या होगा, ग्रुप जो है मिलके, सिमिलर सेल्स का जो है ग्रुप मिलके अपने साथ साथ जो कोऑर्डिनेट होके सारे जो है इंटर अलॉन्ग विद इंटरसेलुलर सब्सटेंस, बीच में इनके इंटरसेलुलर सब्सटेंस होगा, बीच में ऐसा सब्सटेंस होगा, इसमें परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। अब स्पेसिफिक फंक्शन जो है परफॉर्म करेंगे, सारे जो ग्रुप ऑफ सेल्स जो है मिलके स्पेसिफिक फंक्शन जो है परफॉर्म करेंगे, जिससे जो है सारे जो हमारे बॉडी में जो है सारा जो है काम चलेगा। सच एन ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड टिश्यू। अभी तो इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन को हम क्या कहेंगे, टिश्यू कहेंगे। तो इसलिए हम कहते हैं, ये पॉइंट आप लिख सकते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि जो टिश्यूज़ होते हैं वो क्या करते हैं, डिवीजन ऑफ लेबर जो शो करते हैं। कैसे शो करते हैं कि ये जो आपके टिश्यूज़ होते हैं आपस में मिलकर जो सारे काम करते हैं, जो है डिवीजन ऑफ लेबर, DOB लिख देता हूँ, DOL, डिवीजन ऑफ लेबर। ये जो है टिश्यू को हम क्या दिखाते हैं, डिवीजन ऑफ लेबर दिखाते हैं। कैसे, ये आपस में मिलकर काम करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं आपस में, सारे जो है सिमिलर सेल्स से बने हुए हैं जो आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं, हर एक जो है फंक्शन जो बॉडी में परफॉर्म करते हैं। हाँ भाई ये सेल हो गया तो इसके साथ जो कनेक्शन में रहेगा, इसके साथ ये वाला भी इसके साथ में रहेगा, ये वाला इसके साथ, आपस में कनेक्ट रहेंगे, आपस में सारे काम करेंगे। फिर ये सारे मिलके मान लीजिए इन्होंने एक फंक्शन परफॉर्म कर दिया, सारे जो अपना अपना फंक्शन परफॉर्म करेंगे। तो इस तरह से आपस में जो कोऑर्डिनेट रह के जो है काम करते हैं, ये इस तरह से जो है कोऑर्डिनेटेड वे में काम करते हैं। इसलिए क्या करते हैं, डिवीजन ऑफ लेबर जो है शो करते हैं, अपना काम जो है बांट लेते हैं। हाँ भाई हमें ये करना, हमें ये करना, इस तरह से। ये एनसीईआरटी में वर्ड मेंशन नहीं है बट बैक में एक्सरसाइज में जाकर देखेंगे एनसीईआरटी सॉल्यूशंस में, उसमें आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, सेल शो एग्जिबिट डिवीजन ऑफ लेबर एक्सप्लेन। तो ये मैंने आपको बता दिया। तो इसलिए क्या शो करते हैं, डिवीजन ऑफ लेबर भी जो है शो करते हैं। सो आई होप आपको ये क्लियर हुआ हो किस तरह से टिश्यू क्या होते हैं, कैसे डिवीजन ऑफ लेबर शो करते हैं। तो इसलिए ये सब मैंने आपको सही चीज़ें बताई। अब आगे देखते हैं इसके बारे में, टिश्यूज़ के बारे में क्या लिखा हुआ है। You may be surprised to know that all the complex organisms consist of only 4 basic types of tissues। अब देख लीजिए कितनी बड़ी होती है ह्यूमन बॉडी, बिलियंस ऑफ सेल्स पाए जाते हैं। तो इसमें एनसीईआरटी में लिखा है, आप सरप्राइज हो जाएंगे जानकर कि सिर्फ जो पूरा इतना बड़ा जो है ऑर्गेनिज्म है वो किससे बना होता है, पूरा जो है ऑर्गेनिज्म किससे बना होता है, सिर्फ 4 बेसिक टाइप ऑफ टिश्यूज से बना होता है। 4 बेसिक टाइप ऑफ टिश्यू से बना होता है सिर्फ पूरी बॉडी। These tissues are organized in specific proportion and pattern to form organ like। अभी अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज होते हैं, एक जो है पैटर्न में ऑर्गेनाइज होते हैं और क्या बनाते हैं, ऑर्गन बनाते हैं। सेल से सी लिख देता हूँ, सेल से क्या बना, टिश्यू, टिश्यू के क्या बनेंगे फिर ऑर्गन, ऑर्गन से क्या बनेगा, ऑर्गन सिस्टम, और फिर ऑर्गन सिस्टम के क्या बनेगा, पूरा ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। तो ये जो है, ये तो हम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं ऐसे में। ये क्या हो गया, पूरा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो गया। ये चैप्टर नंबर 4 में पढ़ा था हमने, सेल से टिश्यू, फिर सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, सेल कई सारे कंबाइन करेंगे, टिश्यू कंबाइन करेंगे, आपस में काम करेंगे, क्या बनाएंगे, ऑर्गन, फिर ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, फिर पूरा जो है ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हम चैप्टर नंबर 4 में पढ़ी थी। तो ये यहीं पे लिखा हुआ है, ऑर्गन बना लेंगे, जैसे स्टमक हो गया, लंग हो गया। अब आपस में जो काम करेंगे, स्टमक जो है डाइजेस्ट करेगा खाने को, फिर उसके बाद वो हार्ट जो है जाएगा, जो है ब्लड में जाएगा, फिर उसके बाद हार्ट के उसमें से जो है सारे मिनरल्स, जो भी वाइटामिन, जो भी उसमें जो प्रोटीन्स होंगे निकालेंगे, फिर वो हार्ट के थ्रू जो पूरी बॉडी में ब्लड पंप होगा। ये सारी चीज़ें आपस में कोऑर्डिनेटेड होती हैं। तो ऑर्गन बनाएंगे, फिर ये कोऑर्डिनेट होंगी, आपस में काम करेंगे, सारी चीज़ें, ऑर्गन सिस्टम बन जाएगा इस तरह से।
व्हेन टू और मोर ऑर्गन्स, जब दो और मोर ऑर्गन्स परफॉर्म अ कॉमन फंक्शन बाय देयर फिजिकल और केमिकल इंट्रैक्शन दे टुगेदर फॉर्म द ऑर्गन सिस्टम। यही मैंने आपको बताया कि जो भी दो या दो से ज़्यादा ऑर्गन, जैसे स्टमक हो गया, लंग हो गया, हार्ट, या सारी चीज़ें, कोई भी दो या दो से ज़्यादा ऑर्गन जो आपस में जो काम करेंगे, कॉमन फंक्शन परफॉर्म करेंगे अपनी केमिकल फिजिकल एक्टिविटीज़ के थ्रू, अलग अलग एक्टिविटीज़ के थ्रू, कोई भी हो सकती है वो फिजिकल केमिकल्स के थ्रू जो है करेंगे एक्टिविटीज़, हॉर्मोन्स का जो है रिलीज करेंगे, या फिर फिजिकल एक्टिविटी डायरेक्टली जो है कर देंगे, जो कोई भी चीज़ों को ट्रांसपोर्ट इस तरह से। तो उसे ये क्या बना लेंगे फिर जो है ऑर्गन सिस्टम बना लेंगे, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, रेस्पिरेटरी हो गया, इसके अलावा सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया, सारी चीज़ें जो है आपस में कोऑर्डिनेटेड कर बन के जो है काम करेंगे, क्या बनाएगा, ऑर्गन सिस्टम बनाएगा। Cell, tissues, organ और organ system split up the work in the way that exhibit division of labor। देखिए यहाँ पे जो है लिखा भी हुआ है एग्जिबिट डिवीजन ऑफ लेबर, यहाँ पे लिखा हुआ है ये। तो क्या करते हैं, सेल, टिश्यू, ऑर्गन आपस में जो सारा स्प्लिट, यही मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले, अपना जो काम बांट लेते हैं अलग अलग जो है, अलग अलग तरीकों में सारे जो है अपना अलग अलग जो है सारा काम बांट लेते हैं, आपस में फिर ये काम करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं, इसलिए क्या शो करते हैं, एग्जिबिट द डिवीजन ऑफ लेबर, डिवीजन ऑफ लेबर जो है शो करते हैं। एंड कंट्रीब्यूट टू द सर्वाइवल ऑफ द बॉडी एज अ होल, पूरी बॉडी को जो है साइज जो है प्रोवाइड करती है, अच्छी तरह से बॉडी में जो है फंक्शनिंग होती है सारी। तो आई आपको क्लियर हुआ हो किस तरह से जो है टिश्यू क्या होते हैं, कितने होते हैं ह्यूमन बॉडी में, किस तरह से सेल, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गेनिज्म, लेवल ऑर्गेनाइजेशन क्या होते हैं, सारी चीज़ें मैंने आपको बताई, किस तरह से आपस में ये काम करते हैं, डिवीजन ऑफ लेबर कैसे शो करते हैं, क्या होता है। आई आपको क्लियर हुआ होगा। अब हमने अभी तक क्या पढ़ा, ये सारी चीज़ मैंने आपको बताई था कि हमने ये सारा पढ़ा। अब हम एनिमल टिश्यूज जो है स्टार्ट करें, तो हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था टिश्यूज क्या होता है, उसके बारे में कुछ जनरल नॉलेज। और एक और पॉइंट आप ऐड कर सकते हैं, द स्टडी ऑफ टिश्यूज इज नोन एज द हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी HISTOLOGY। हिस्टोलॉजी को हम क्या कहेंगे, स्टडी ऑफ टिश्यूज। स्टडी ऑफ टिश्यूज इज नोन एज द हिस्टोलॉजी। स्टडी ऑफ टिश्यूज इज नोन एज दी हिस्टोलॉजी, से हम क्या कहेंगे, हिस्टोलॉजी कहेंगे, टिश्यूज की जब स्टडी करते हैं। और ये जो आपके टर्म है हिस्टोलॉजी, ऐसे लिख देता हूँ, जो हिस्टोलॉजी वो किसने दी थी, किसने दी थी, आपकी बिकेट ने दी थी, BICHAT, बिकेट एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने जो है टर्म दी थी हिस्टोलॉजी। और ये जो टर्म इंट्रोड्यूस किसने की थी हिस्टोलॉजी, ये की थी मेयर ने इंट्रोड्यूस, किसने, मेयर ने इंट्रोड्यूस की थी। ये आप जो है कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट लिख सकते हैं ये। एनिमल टिश्यूज़, अब देखते हैं एनिमल टिश्यूज़ के बारे में, अलग अलग टाइप, 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज़ होते हैं, इनमें आगे फर्दर जो है डिविजन्स होती है, क्लासिफिकेशन होती है काफ़ी सारी, उसके बारे में देखेंगे आगे। द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल्स वरी अकॉर्डिंग टू द फंक्शन, अपने फंक्शन के अकॉर्डिंग जो है इनका फंक्शन और स्ट्रक्चर जो है अब जो है वरी करता है। अब इनका जो जहाँ पे जो जैसा ही फंक्शन करेंगे वैसे इनका जैसे फंक्शन करेंगे वैसे इनका स्ट्रक्चर होगा, वैसे ही उनका जो शेप और साइज होगा उसी जगह जहाँ जगह पाए, जैसी जगह पे पाए जाएंगे, इसका मतलब ये है। देयरफॉर द टिश्यूज आर डिफरेंट, टिश्यूज जो है अलग अलग होते हैं, बॉडली क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप, इसलिए जो है अलग अलग होते हैं टिश्यूज सारे, क्योंकि उनके जो है अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं, अलग अलग जगह पाए जाते हैं। और जो है 4 टाइप्स पे जो है डिवाइड करते हैं, 4 टाइप्स में जो है डिवाइड करते हैं। पहला कौन सा हो गया, एपिथेलियल टिश्यू, सबसे पहला कौन सा हो गया, एपिथेलियल, ये आपने 9th में पढ़ा होगा थोड़ा बहुत। दूसरा क्या हो गया, कनेक्टिव टिश्यू। थर्ड नंबर पे आ गया मस्कुलर, और फोर्थ हो गया आपका न्यूरल। कितने हो गए, एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर एंड न्यूरल। अब हमें डिटेल में अच्छी तरह से जो है एपिथेलियल भी पढ़ना, हमें कनेक्टिव पढ़ना, तो हमें सारे अच्छी तरह से, बट आप इनके बारे में, कनेक्टिव हो गया, जैसे मस्कुलर हो गया, न्यूरल हो गया, इनके बारे में आगे जो है अच्छी तरह से और ज़्यादा डिटेल में आगे चैप्टर ह्यूमन फिजियोलॉजी में और ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। और एपिथेलियल के सिर्फ आपको ये याद रखने हैं, इसमें जो याद रखना आपको एग्जाम्पल याद रखने कि हाँ भी ये किस जगह पाया जाता है, आगे चैप्टर में यूज़ होगा। ये जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है इस जो टिश्यूज़ में, हर एक ये नहीं पूछेगा कि ये बताओ ये क्या होते हैं, एपिथेलियल टिश्यू क्या होते हैं, कनेक्टिव, इनके सब क्लासिफिकेशन क्या है, ये एग्जाम्पल पूछते हैं, और भी चीज़ें पूछ सकते हैं, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके हर एक के एग्जाम्पल याद होने चाहिए, क्योंकि आप PYQs का एनालिसिस करेंगे, देखेंगे, आप PYQ सॉल्व करेंगे, तो एग्जाम्पल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये जो इस चैप्टर से इन टिश्यूज़ के। तो हर एक के एपिथेलियल हो गया, उसके फर्दर टाइप्स हो गए, इसके आपको एग्जाम्पल याद होने चाहिए, कनेक्टिव हो गया, मस्कुलर, न्यूरल, इनके टाइप हो गए, हर एक के आपको एग्जाम्पल याद होने चाहिए, एक एक एग्जाम्पल जो भी NCERT में वो आपको याद होने चाहिए, ये नहीं आप कुछ भी याद कर रहे हैं जो NCERT वो छोड़ दी, NCERT के एक एग्जाम्पल याद होना चाहिए, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे जो है क्वेश्चन आता है हर साल, तो इसके जो एग्जाम्पल ज़रूर याद कीजिएगा। तो आगे देखते हैं, अब एपिथेलियल टिश्यू के बारे में स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अब एपिथेलियल टिश्यू के बारे में, और आप स्टार्ट करते हैं, चलिए। और आप जो PYQs उठा के देखें तो आपको 2020 का क्वेश्चन ही मिलेगा, कि जो कि इसके बेस पे जो है ये आया हुआ है, एग्जाम्पल के बेस पे, जो एपिथेलियल टिश्यू के एग्जाम्पल के बेस पे जो है क्वेश्चन आया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसका एग्जाम्पल, एपिथेलियल टिश्यू। अब एपिथेलियल होता क्या है, एक तरह से इसे हम कह सकते हैं
इसे हम कह सकते हैं कवरिंग टिश्यू। क्या कह सकते हैं इसे? एपिथेलियल टिश्यू को हम क्या कह सकते हैं? कवरिंग टिश्यू। कवरिंग क्यों कहा? क्योंकि पूरी बॉडी को जो है कवर कर से रखता है आउटर सरफेस से, और जो है कवर करके रखता है आउटर से भी इनर से भी। जैसे ये सेल हो गया या फिर कोई ऑर्गन हो गया, ये देखिए जैसे स्टमक हो गया आपका ये वाला, तो इसके जो बाहर की तरफ से भी जो टिश्यू है एपिथेलियल टिश्यू, और अंदर की तरफ से भी ये कवर करके रखेगा। जैसे ये हो गया, और इसको मैं थोड़ा इस तरह से पतला लूँ तो इसे ऐसे बाहर की तरफ से भी कवर करके रखेगा, और ये वाला कलर लूँ तो इसको ऐसे अंदर की तरफ से भी कवर रखेगा। इसे हम क्या कहेंगे? कवरिंग टिश्यू। या फिर आपकी देख ली आप कह सकते हैं, या फिर जो आपकी स्किन हो गई, जैसे जो आपका हैंड हो गया, इस पर जो है स्किन हो गई, इस पर भी जो इसका जो आप जो है माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे इसको, इसमें भी क्या होगा? आपकी जो है एपिथेलियल टिश्यू जो है ऊपर वाली सबसे ऊपर वाली लेयर क्या पाएगी? एपिथेलियल टिश्यू पाएगी। ये जो है कवरिंग कवरिंग जो हमें प्रोवाइड करती है, इसे हम इसलिए हम इसको क्या कहेंगे? कवरिंग टिश्यूज कहेंगे। और हमने एक टर्म पढ़ी थी चैप्टर नंबर 4 में, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और जो है एंडोडर्म, ये टर्म पढ़ी थी, जर्माइनल लेयर्स पढ़ी थी हमने चैप्टर नंबर 4 में, तो आई आपको याद होंगी। तो ये इनका ओरिजिन कहाँ से होता है? तीन जो है जर्म लेयर्स होती है, एक्टोडर्म आउटर मोस्ट जो एक्टोडर्म होती है, और उससे अंदर वाली मीजोडर्म, और सबसे अंदर वाली एंडोडर्म होती है, मैंने आपको बताया था। तो ये इसमें कौन अब हर एक ये जो है क्या बनाती हैं? जो जर्माइनल, इन तीनों को मिला के क्या कहते हैं? जर्माइनल लेयर्स का कहते हैं। जीएल लिख देता हूँ, जर्माइनल लेयर्स। तो ये कौन सा ऑर्गन, क्या जो ये कौन सी लेयर कौन सा ऑर्गन बनाती है, कौन सा ऑर्गन जो है बनाती है, क्या चीज़ बनाती है बॉडी में, यही जो हमें बताना है एक बार, यही जो हमें जो इसमें पता करना है। तो यहाँ पे एपिथेलियल टिश्यू के बारे में बात करें तो हम उसके बाद आगे पढ़ते रहेंगे, तो मैं बताता रहूँगा कौन सी जो है क्या बनाएगी आपकी जो कौन सी लेयर। तो आपकी जो एपिथेलियल टिश्यू है वो जो है तीनों से जो है किससे बनी होती है? तीनों से बनी होती है। कहाँ से बनती है? तीनों से बनी होती है। एंडोडर्म भी, मीजोडर्म भी और एक्टोडर्म भी, ECEM, एंडोडर्म, मीजोडर्म और एक्टोडर्म, तीनों से जो है ये बनी होती है ये वाली एपिथेलियल टिश्यू वाली। तो अब आपको इतना क्लियर हुआ होगा। और इसके बारे में थोड़ा सा और ये जो स्किन में सबसे ऊपर वाली पाई जाती है, ये हो गया आपकी एपिथेलियल टिश्यू। जैसे ये वाली होगी एक जो है, इसमें एपिथेलियल टिश्यू हो गया ये वाला, इसमें ये क्या हो गया? न्यूक्लियस हो गया, ये एपिथेलियल होगी। और इसके नीचे क्या पाई जाती है? इस तरह से यहाँ पे जो है बेसमेंट क्या पाई जाती है? इसे हम क्या कहेंगे? बेसमेंट मेम्ब्रेन कहेंगे। क्या कहेंगे? बेसमेंट मेम्ब्रेन कहेगा। इसे हम क्या कहेंगे? बेसमेंट मेम्ब्रेन कहेगी। और इसके नीचे ही क्या पाया जाएगा? इसको मैं डायग्राम को थोड़ा सा ऊपर बनाता हूँ, तो इसके ये जो हो गया मान लो एपिथेलियल टिश्यू हो गया, और इसके नीचे ये क्या होगी? बेसमेंट मेम्ब्रेन हो गई। बेसमेंट मेम्ब्रेन के नीचे ही क्या पाया जाएगा हमारे पास? जो है कनेक्टिव टिश्यू पाया जाएगा। इसके नीचे ही कनेक्टिव टिश्यू पाए जाएंगे। और आपकी जो एपिथेलियल टिश्यू होती है उस पर कोई भी जो है ब्लड सप्लाई नहीं होती। यहाँ पे नो ब्लड सप्लाई, यहाँ पे कोई भी जो है ब्लड सप्लाई नहीं होती। किस पे? एपिथेलियल टिश्यू पे कोई ब्लड सप्लाई जो है नहीं होती। इसलिए आप कहेंगे फिर से ब्लड सप्लाई कहाँ से मिलती है, न्यूट्रिशन कहाँ से मिलता है इसे सारा काम करने के लिए? इसलिए इसके नीचे यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू जो है पाया जाता है, जो कि इसे क्या करता है, यहाँ पे जो है न्यूट्रिशन हो गया आ गया कोई, तो यही ये क्या प्रोवाइड करेगा? इससे प्रोवाइड करेगा फिर ये। इसलिए यहाँ पे बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, जो इसे इसके थ्रू जो है जाके एपिथेलियल टिश्यू को जो न्यूट्रिएंट मिल जाता है। तो मैंने आपको क्या बताया कि जो एपिथेलियल टिश्यू होता है, मान लीजिए एपिथेलियल टिश्यू, मैंने आपको यही बताया। और यहाँ पे इस पे जो कोई भी ब्लड सप्लाई जो है, यहाँ पे नो ब्लड सप्लाई BS लिख देता हूँ। यहाँ पे कोई भी ब्लड सप्लाई जो है इसमें नहीं होती। तो आप कहेंगे कैसे? मैंने आपको ये बताया कि कैसे जो है इसे न्यूट्रिशन मिलता है। तो इसके नीचे यहाँ पे क्या पाया जाइए? बेसमेंट मेम्ब्रेन होगी, जो कि इसके नीचे क्या पाएगा? यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू पाया जाएगा। कनेक्टिव टिश्यू CT लिख देता हूँ। जब मान लीजिए इसके पास जो कोई मॉलिक्यूल जो है न्यूट्रिएंट होगा, तो ये बेसमेंट मेम्ब्रेन को देगा, फिर ये बेसमेंट मेम्ब्रेन को फिर ये आगे जो है इसे प्रोवाइड कर देगा एपिथेलियल टिश्यू को। इसलिए यहाँ पे क्या पाई जाती है? ये बेसमेंट मेम्ब्रेन भी पाई जाती है, और यहाँ पे इसके नीचे कनेक्टिव टिश्यू, तो इसे जो है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। सो अब आपको क्लियर हुआ होगा। और ये जो एपिथेलियल टिश्यू मैंने आपको बता ही दिया कि आउटसाइड से लेके इनसाइड तक जो पूरी बॉडी को ये कवर कर सकता है, करता है, मतलब ये बाहर से लेके अंदर तक, सब अंदर से लेके बाहर तक जो है कवर करती है पूरी एपिथेलियल टिश्यू। अब इसके बारे में पढ़ते हैं, और यहाँ तक ही पढ़ लेंगे, फिर उसके बाद आगे फर्दर डिविजन्स कल स्टार्ट करेंगे। वी कॉमनली रेफर टू एपिथेलियल टिश्यू एज एपिथीलियम। अगर एपिथीलियम जो है इसे सिंगुलर कहें तो एपिथीलियम को, एपिथेलियल टिश्यू का एपिथीलियम, और प्लूरल कहें तो एपिथीलिया। This tissue has a free surface which faces either a body fluid or outside the environment and thus provides a covering or lining for some part of the body। इसका मतलब क्या हो गया? मैंने आपको अभी यही बताया था, जैसे ऑर्गन हो, ये वाला आपका स्टमक हो गया, इसमें क्या होता है कि जो ये होगी आउटर लाइनिंग हो गई, इसी तरह से आउटर लाइनिंग होगी, तो यहाँ पे क्या होगा? इस तरह यहाँ पे जो है फ्लूइड होगा, यहाँ पे क्या होगा? विच फेसेस आउटर बाय बॉडी फ्लूइड हो यहाँ पे, और यहाँ पे क्या होगी? ये कवरिंग हो गया एपिथेलियल टिश्यू के स्टमक के बाहर की, और यहाँ पे भी क्या होगा? जो है आपकी क्या होगी? फ्लूइड होगा। और अंदर की तरफ करेगा
और यहाँ पे इस तरह से अंदर की तरफ भी करेगा, इसको जो है लाइनिंग जो है कवर करेगी, इसे अंदर की तरफ भी करेगा। आप स्किन का एग्जांपल ले सकते हैं, इसके बाहर फ्लूइड होगा तो बाहर एपिथेलियल टिश्यू है, और अंदर करेगा तो ये अंदर वाले एनवायरनमेंट के थ्रू आ जाएगा। तो फ्री सरफेस होता है, जिसका मतलब बाहर फेस इज आइदर बाय बॉडी फ्लूइड, बाहर की तरफ भी इस तरह से स्टमक होगा, इसके बाहर की तरफ भी, और यहाँ पे एपिथेलियल की होगी। और आउटसाइड द एनवायरनमेंट के जो एनवायरनमेंट के बाहर भी हो सकती है। बॉडी फ्लूइड में भी आउटसाइड द एनवायरनमेंट, जैसे स्किन के ऊपर हो गया इस तरह से एपिथेलियल टिश्यू, एंड दस प्रोवाइड्स कवरिंग और लाइनिंग फॉर सम पार्ट ऑफ द बॉडी। इसलिए जो है ये क्या जो है कवरिंग प्रोवाइड करता है, फिर लाइनिंग जो है कुछ पार्ट्स ऑफ द बॉडी के लिए, कुछ बॉडी के पार्ट्स के लिए, इसलिए हमने इसे क्या कहा था, कवरिंग टिश्यू। द सेल्स आर कंपैक्टली पैक्ड, सेल्स में जो है कंपैक्टली जो है पैक्ड होते हैं इस तरह से, विद लिटिल इंटरसेलुलर स्पेस। इंटरसेलुलर जैसे मैट्रिक्स आ गया ना, मैंने आपको बताया था, मैं इंटरसेलुलर स्पेस और मैट्रिक्स एक ही बात है। इसमें ये जो सेल्स जो है कंपैक्टली पैक्ड होते हैं इस तरह से, बिल्कुल जो इससे भी ज़्यादा कंपैक्टली पैक्ड होंगे बिल्कुल। यहाँ पे बिल्कुल थोड़ा सा इंटरसेलुलर जो है इसमें से स्पेस होगा सेल्स के बीच में। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। अब दो टाइप्स के एपिथेलियल टिश्यू होते हैं, मेनली जो दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है सिंपल एपिथेलियम, एक होता है कंपाउंड एपिथेलियम। अब सिंपल भी आपके फर्दर डिवाइडेड है, बताओ आज उसके बारे में बात नहीं करेंगे, उसके बारे में कल करेंगे। सिंपल और कंपाउंड क्या होते हैं उसके बारे में देखते हैं। सिंपल एपिथेलियम इज कंपोज ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स। इसमें क्या होता है, जैसे मैंने आपको अभी ये वाला ऐसे वाला डायग्राम बनाया था, तो ये कौन सा होता है, सिंपल होता है, जिसमें देखिए आप देख सकते हैं एक ही लेयर है, ये वाली एक ही लेयर है, इसके ऊपर ऐसे 2 3 4 ऐसे लेयर नहीं है इसमें। तो कैसी है, सिर्फ एक ही लेयर आप देख सकते हैं इसमें, ये ऐसे जो है एक ही लेयर है इस तरह से, सिंगल लेयर एंड ऑफ सेल की एक ही लेयर है, एंड फंक्शन एज लाइनिंग ऑफ द बॉडी, बॉडी को लाइनिंग प्रोवाइड करती है, बॉडी कैविटीज को जो है लाइनिंग प्रोवाइड करती है, डक्ट्स को, ट्यूब्स को, उनको जो है लाइनिंग प्रोवाइड करती है ये। इसकी बात करें तो सिंपल की बात करें तो ये कौन सा हो गया, सिंपल, एक ही जो है इस तरह से आप याद रख सकते हैं, एक ही लाइन, एक ही जो है इसमें सिंगल लेयर होती है इसमें। लेकिन कंपाउंड की बात करें तो कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर सेवरल लेयर्स, 2 हो गई, इससे ज़्यादा भी हो सकती हैं इस तरह से जो है, यहाँ पे और भी हो सकती है इस तरह से, कई सारी जो है इसमें लेयर जो है ऐसे जो है हो सकती हैं सेल्स के लिए। एंड हैज़ प्रोटेक्टिव फंक्शन एज इट डज इट आर स्क्रीन। ये कौन स्किन पे जो है कौन सा पाया जाता है, कंपाउंड एपिथेलियम पाया जाता है, जैसे हमारी स्किन में जो है प्रोटेक्टिव फंक्शन जो है प्रोवाइड करता है। ये स्किन हो गई, इसके ऊपर क्या पाया जाएगा यहाँ पे, एपिथेलियल, कौन, कंपाउंड एपिथेलियम, इस तरह से सेवरल लेयर जो है इस तरह से पाई जाएगी, और हमारी बॉडी को एक कवरिंग जो है प्रोवाइड करेगा। तो इस तरह से न्यूक्लियस भी पाया जाएगा, इस तरह से सारी चीज़ें। सो आई आपको क्लियर हुआ होगी। ये तो आगे वैसे डायग्राम से कल पढ़ेंगे इसके बारे में, स्क्वायमस की बॉयडल कॉलमनार जो आगे जो है जो इनकी मॉडिफिकेशन होती है एपिथेलियल टिश्यू, सिंपल टिश्यू की, सिंपल एपिथेलियम की टाइप्स होती हैं आगे। सो आई आपको क्लियर हुआ होगा। सो आज भी इस वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में आगे इसके बारे में जो है पढ़ेंगे। तो आज हमने जो अच्छे तरह टिश्यू क्या होता है, डिवीजन ऑफ लेबर कैसे क्यों शो करता है, कैसे करता है, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गेनिज्म, ऑर्गन सेल टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गेनिज्म, लेवल ऑर्गेनाइजेशन हमने पढ़ा, एनिमल टिश्यूज में पढ़ा हमने जो है एपिथेलियल टिश्यू तक, सिंपल कंपाउंड पढ़ा। सो आई आपको क्लियर हुआ होगा। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, मुझे कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी, और नेक्स्ट वीडियो में आगे स्टार्ट करेंगे। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।